हाँ, इस पार्ट 5 में मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ इरेगुलर रिफ्लेक्शन और रफ रिफ्लेक्शन और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। इसके पहले वाले पार्ट में मैंने आपको बताया था रेगुलर रिफ्लेक्शन के बारे में। तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ क्या इरेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है, रफ रिफ्लेक्शन ये क्या होता है और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन क्या होता है। तीनों का नाम एक ही है, इरेगुलर रिफ्लेक्शन बोलिए या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन बोलिए या रफ रिफ्लेक्शन बोलिए। तो सबसे पहले बात करेंगे कि इरेगुलर रिफ्लेक्शन जो है वो होता किस पर है। तो इरेगुलर रिफ्लेक्शन जो है वो इरेगुलर सरफेस पे होता है, रफ रिफ्लेक्शन रफ सरफेस पे होता है, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन डिफ्यूज सरफेस पे होता है। ठीक है, तो अगर आपका कोई भी सरफेस है स्मूथ नहीं है, प्लेन नहीं है, तो भाई उस सरफेस को इरेगुलर सरफेस बोलेंगे, आपका रफ सरफेस बोलेंगे या डिफ्यूज सरफेस बोल सकते हैं। अब वहाँ पर लाइट जब पड़ेगा उस सरफेस पे तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को फॉलो नहीं करेगा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को फॉलो नहीं करेगा। क्लियर? तो यहाँ पर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को फॉलो नहीं करेगा। तो हम जानते हैं कि देयर आर टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। कौन कौन सा? फर्स्ट क्या होता है? फर्स्ट आपका होता है एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। फर्स्ट क्या होता है? एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। एंड सेकेंड होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। फर्स्ट क्या होता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंड सेकेंड क्या होता है? द इंसिडेंट रे, नॉर्मल लाइन एंड द रिफ्लेक्टेड रेज, ऑल थ्री लाइन्स मीट एट द सेम प्लेन एट द सेम पॉइंट। क्लियर है कहानी? तो ये दो नियम होता है, दो आपके रूल्स होते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में, जिसमें ये तो बात तय है कि जहां पर लाइट पड़ेगा रिफ्लेक्शन यहीं से होगा। जिस पॉइंट पर लाइट पड़ेगा उसी पॉइंट से रिफ्लेक्शन का ओरिजिनेशन होगा। क्लियर है? इसका मतलब पॉइंट ऑफ इंसिडेंस और पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन कॉमन चीज है, इसमें तो कोई शक है नहीं। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, अगर इस पॉइंट पर लाइट पड़ेगा, इस सरफेस के इस पॉइंट पर अगर लाइट पड़ रहा है तो साफ सी बात है कि यहीं से रिफ्लेक्शन होगा, इसमें कोई शक नहीं है। अब यहाँ से हम एक नॉर्मल लाइन ड्रॉ करेंगे लाइक दिस। तो देखेंगे दिस इज एंगल आई, दिस इज एंगल आर, डेफिनेटली दिस इज एंगल आई, दिस इज एंगल आर। सपोज दिस पॉइंट इज O1, दिस पॉइंट इज O2। तो हमने O1 O2 लिया है, तो क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हमने I1 लगा दिया और यहाँ पर R1 लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हमने क्या लगा दिया? I2 लगा दिया, यहाँ पर क्या लगा दिया? R2 लगा दिया, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। तो इसमें एंगल I1 इक्वल टू एंगल R1 ये होना चाहिए, क्योंकि यार इरेगुलर सरफेस है, डिफ्यूज सरफेस है, रफ सरफेस है, तो नहीं होगा, नहीं होगा। यहाँ पर भी एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होना चाहिए, लेकिन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सरफेस क्या है? इरेगुलर सरफेस है, रफ सरफेस है या डिफ्यूज सरफेस है। इसका मतलब क्या है कि ये सिर्फ वैलिड कहाँ होगा? ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का जो पहला नियम है वो कहाँ वैलिड होगा? कौन सा पहला नियम? क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये कब वैलिड होगा? व्हेन सरफेस इज फर्स्ट, मैं बताया था स्मूथ सरफेस होना चाहिए। क्या सरफेस होना चाहिए? स्मूथ सरफेस होना चाहिए। सेकेंड, उस सरफेस के पिछले वाले भाग, पिछला वाला जो पार्ट होता है वो पार्ट हाईली पॉलिश्ड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हाईली पॉलिश्ड होना चाहिए। थर्ड, सरफेस शाइनिंग प्रॉपर्टी होना चाहिए। कौन सा होना चाहिए? शाइनिंग प्रॉपर्टी होना चाहिए। कौन सा प्रॉपर्टी होना चाहिए? शाइनिंग प्रॉपर्टी होना चाहिए। ये तीन प्रॉपर्टी होगा अगर किसी भी सरफेस पे, यानी कि ये हो गया मिरर। ये क्या हो गया? आपका मिरर हो गया। क्या हो गया? ये मिरर हो गया, करेक्ट। तो मिरर में कौन सा मिरर? मिरर में या तो प्लेन मिरर या स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर, प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर।
तो यही दो मिरर में, प्लेन मिरर बोलिए या स्फेरिकल मिरर बोलिए, एक और ले लीजिए पैराबोलिक मिरर ले लीजिए, क्या दिक्कत है, पैराबोलिक मिरर, 3 मिरर हो गया। तो यहाँ पर फर्स्ट लॉ मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इस सारे, इस प्लेन मिरर हो गया, चाहे स्फेरिकल मिरर हो गया, चाहे पैराबोलिक मिरर हो गया, तो इसके एक तरफ पॉलिश्ड सरफेस होता है, दूसरे सरफेस की प्रॉपर्टी ये तीनों होती है, जिसमें से ये सेकेंड वाली जो प्रॉपर्टी होती है वो तो नीचे हो गया ना जी, क्या हो गया, मिरर के नीचे वाला सरफेस जिस पर पॉलिश कर देते हैं, तो जिस पर रिफ्लेक्शन होता है वो कौन सा होता है, उसका प्रॉपर्टी स्मूथ सरफेस होना चाहिए और शाइनिंग प्रॉपर्टी होना चाहिए, बात सुना गया। तो अगर जिस सरफेस पर रिफ्लेक्शन होना है उस रिफ्लेक्टेड सरफेस की प्रॉपर्टी क्या है, अगर स्मूथ सरफेस है या शाइनिंग प्रॉपर्टी है, तब तो वहां पर ये नियम अप्लाई होगा, कौन सा नियम, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, नहीं तो नहीं होगा। और तीसरी प्रॉपर्टी उसके जस्ट अपोजिट बैक साइड वाला सरफेस के पास कौन सी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, हाईली पॉलिश्ड सरफेस होना चाहिए। तो हम क्या जानते हैं कि प्लेन मिरर फॉलो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, सेम spherical mirror and parabolic mirror. So all three kinds of mirror follow law of reflection of light, definitely 100%, इसमें कोई शक नहीं है। But if we'll talk about irregular rough surface or diffuse surface, because surface is diffuse surface ना, rough ऊबड़ खाबड़ है, तो यहाँ पर जो नियम क्या है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल तीनों एक पॉइंट में मिलेंगे, ये बात सत्य है, कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन ये नहीं वैलिड होगा, ये नॉट इक्वल टू रहेगा, क्लियर है कहानी। तो ऐसा अगर प्रॉपर्टी दिख रहा है तो पक्की बात उसको हम क्या बोल देंगे, कौन सा रिफ्लेक्शन बोलेंगे, कौन सा रिफ्लेक्शन, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, रफ रिफ्लेक्शन और इरेगुलर रिफ्लेक्शन बोलेंगे, क्लियर है। ओके, तो इसका डेफिनेशन कैसे लिखते हैं, इसका डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, इफ द रिफ्लेक्शन टेक प्लेस, इफ द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इफ द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक प्लेस ऑन अ रफ सरफेस in a random manner, भाई रैंडम मैनर में रिफ्लेक्शन होगा तो देखिए कभी आई आर की इक्वल नहीं होगा। अगर रैंडम मैनर में नहीं रिफ्लेक्शन हो रहा है, रैंडम मैनर में रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये फॉलो करेगा, अगर हो रहा है तो नहीं करेगा, सिंपल चीज है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर। ओके, so if the reflection of light take place on a rough surface in a random manner, so this reflection is called irregular rough or diffuse reflection, rough reflection। कोई दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्लियर। तो ये आपका इरेगुलर रिफ्लेक्शन के बारे में था। इरेगुलर रिफ्लेक्शन में ये फॉलो नहीं होता है, इरेगुलर रिफ्लेक्शन में एंगल ऑफ इंसिडेंस डज नॉट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यही एक चीज होता है जो प्रोहिबिटेड रहता है। बाकी आपका क्या है, ये इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल रे, ये तीनों जो है एक ही पॉइंट पर मिलते हैं, ये बात सत्य है, लेकिन ये फॉलो नहीं होगा, ये एक प्रॉपर्टी जो आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। तो इसीलिए कहा जा सकता है कि इरेगुलर रिफ्लेक्शन डज नॉट फॉलो द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। एक लाइन में इसकी कहानी कहा जा सकता है कि इरेगुलर रिफ्लेक्शन, नोट यू कैन राइट हियर, नोट रफ रिफ्लेक्शन, क्योंकि इरेगुलर लिखने में ज़्यादा समय लगेगा, इरेगुलर रिफ्लेक्शन और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन और इरेगुलर रिफ्लेक्शन, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन और रफ रिफ्लेक्शन डज
not follow the law of reflection of light. रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को फॉलो करने के लिए, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को फॉलो करने के लिए दोनों का दोनों रूल जो है, लॉ जो है, फॉलो होना चाहिए. इट इज वेरी कंपल्सरी. लेकिन एक हो रहा है, एक नहीं हो रहा है, इसलिए कहेंगे कि सर यस इट इज नॉट फॉलोइंग द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. सो इसको लिखते चलिए, ऐसा नहीं है कि केवल सुनना है इसको, ये लिखते चलिए. एक बार इसको लिख लीजिए. ओके, तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ, इसके कुछ नोट्स हैं, कंडीशंस हैं. ओके, हमेशा ध्यान में रखेंगे डिफ्यूज सरफेस, इट इज कॉल्ड ऑल्सो रफ, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, इट इज ऑल्सो कॉल्ड रफ रिफ्लेक्शन, इट इज ऑल्सो कॉल्ड इरेगुलर रिफ्लेक्शन. इट डज नॉट फॉलो द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. वाई? बिकॉज ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस डज नॉट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. यही एक मेन रीजन है. बाकी एक तो फॉलो करेगा ही करेगा. इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रेज एंड नॉर्मल लाइन, ऑल थ्री लाइन मीट एट द सेम पॉइंट ऑन द सेम प्लेन. ये तो हो ही रहा है, ये तो हर जगह होगा भाई, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कहीं किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है. अब चलिए, अब एक कंडीशन है, नोट नंबर 1 था, ये नोट नंबर 2 कर लीजिए. इसको नोट नंबर क्या कर लीजिए, 2 कर लीजिए. सपोज ये आपका सरफेस हो गया, ये इट इज अ सपोज प्लेन मिरर. ये कंडीशन है, क्या हो गया, ये प्लेन मिरर हो गया. अब इस प्लेन मिरर पे आप जानते हैं कि एक नॉर्मल लाइन ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, कोई दिक्कत है? दिस इज नॉर्मल लाइन, नॉर्मल लाइन, दिस इज नॉर्मल लाइन, करेक्ट? ओके, सो दिस इज कॉल्ड नॉर्मल लाइन. नॉर्मल लाइन तो जानते ही हैं, प्लेन पर 90 डिग्री का एंगल बनाएगा. अब इस नॉर्मल लाइन को फॉलो करते हुए हम एक लाइट इस पर क्या करेंगे, डालेंगे. सपोज इंसिडेंट रे इज फॉलिंग ऑन प्लेन मिरर बाय मेकिंग 90 डिग्री एंगल विथ प्लेन मिरर. 90 डिग्री एंगल विथ प्लेन मिरर, क्लियर? 90 डिग्री एंगल मीन्स राइट एंगल, क्योंकि अगर लाइट नॉर्मल लाइन को फॉलो करते हुए मिरर पे पड़ेगी, इसका मतलब क्या है कि मिरर के सरफेस से और जो लाइट पड़ रही है 90 डिग्री एंगल है. इसी लाइट को क्या इंसिडेंट रे नहीं बोल सकते हैं, आराम से बोल सकते हैं इंसिडेंट रे. क्या बोल सकते हैं, इंसिडेंट रे, कोई डाउट नहीं है. दिस लाइट इज कॉल्ड इंसिडेंट रे. क्या बोलेंगे इसको, इंसिडेंट रे बोलेंगे. और सही बात है कि जिस मीडियम से लाइट आती है, रिफ्लेक्शन हो रहा है ना जी यहाँ पर, तो जिस मीडियम से लाइट आती है उसी मीडियम में लाइट वापस चली जाएगी. टकराने के बाद से जिस मीडियम से आई है उसी मीडियम में वापस लाइट चली जाएगी. तो ये तो आपका हो गया इंसिडेंट रे, लेकिन दिस रे इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रेज. रिफ्लेक्टेड रेज, क्लियर हुआ? Incident ray, if incident ray will fall on a plane mirror by making 90 degree angle with the surface of plane mirror, is it clear? So it will reflect by following same path, it will trace, it will reflect by following same path. ये चीज होता है, जिस रास्ते से आया लाइट उसी रास्ते से वापस चला जाएगा, क्योंकि रिफ्लेक्शन है. रिफ्लेक्शन क्यों है, क्योंकि इधर ये वाला सरफेस क्या हाईली पॉलिश्ड है. क्या है ये सरफेस, हाईली पॉलिश्ड है, हाईली पॉलिश्ड है. इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार का कोई समस्या इसमें नहीं. ऐसा नहीं बहुत टफ है, बहुत ईजी है, क्लियर है? तो यहाँ से यहाँ तक को रिफ्लेक्टेड रे जरूर डिनोट करेंगे, वेरी कंपलसरी. यहाँ से यहाँ तक इंसिडेंट रे करना ही करना है, इसमें भूलना नहीं है. और आप देख पा रहे हैं देयर इज नो आई एंड आर, बिकॉज व्हाट इज एंगल आई? एंगल आई क्या है? एंगल आई इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस. एंड व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस? व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस मेक्स, yes, angle of incidence is the angle between incident ray and normal line.
So here incident ray is coinciding the normal line. Definitely angle I is equal to 0 होगा, एंगल I is equal to क्या होगा, 0 होगा। और उसी पाथ को रिफ्लेक्टेड रेज, उसी पाथ से रिफ्लेक्टेड रेज भी जा रही है, तो कोई दिक्कत नहीं है, एंगल आर भी क्या होगा, 0। तो कब आपसे पूछा जा सकता है भाई, व्हेन एंगल आई एंड एंगल आर 0, टेल मी वन कंडीशन इन विच एंगल आर एंड एंगल आई एंड एंगल आर बोथ आर 0। तो आप क्या बोलेंगे, व्हेन इंसिडेंट रे विल फॉल ऑन प्लेन मिरर परपेंडिकुलरली, perpendicularly means by following normal line, by following normal line means by making 90 degree angle with the surface of plane mirror। so इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो तीनों के तीनों कंडीशन में क्या हो रहा है, आपका एंगल आई इक्वल टू 0 हो रहा है, एंगल आर इक्वल टू 0 हो रहा है। तो आप इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, व्हेन इंसिडेंट रे वाला फर्स्ट चीज, व्हेन इंसिडेंट रे when incident ray clear falls on a mirror, falls on a mirror at right angle, what is the meaning of right angle, everybody know, right angle means 90 degree angle, right angle, clear, right angle means 90 degree angle। तो when incident ray falls on a mirror at right angle, in that case then angle of incidence is equal to angle of reflection। नोट्स बनाते जाइएगा आप लोग, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इट मीन्स दैट इन शॉर्ट आई एम राइटिंग हियर एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर इज इक्वल टू 0, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दैट इज इक्वल टू 0, that is equal to 0। yes, definitely it will follow the law of reflection of light because angle I is equal to angle R, but its value is coming 0 ना, तो फॉलो तो कर ही रहा है, इट इज ऑल्सो फॉलोइंग द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, बट एंगल आई और आर की वैल्यू क्या है, 0 है। इसलिए क्या लिखा है, व्हेन इंसिडेंट रे falls on a mirror at right angle, then angle of incidence is equal to angle of reflection, and that is equal to 0, that is equal to 0। Yeah, you can also write when incident ray will fall perpendicular to the plane mirror। आप इंग्लिश में लिखिए, इसको क्या दिक्कत है, when incident ray will fall perpendicularly to the plane mirror, perpendicularly to the plane mirror after reflection, reflected rays will trace same path, that is why angle of incidence is equal to 0 and angle of reflection will also be equal to 0। इसमें कोई डाउट नहीं है भाई कि यह भी आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को फॉलो करेगा, डेफिनेटली फॉलो करेगा, इसमें कोई आपका शक नहीं है। क्लियर है, आप इसको देख लीजिए, उतार लीजिए, ठीक है, इसको उतार लीजिए। अब एक और आपका नोट नंबर 3 बताने जा रहा हूँ, अच्छे से आप नोट्स बनाइए, इसको रिवाइज करते थे, डेली बाय डेली आप लोग इसको रिवाइज करते चलें। देखिए नोट नंबर 3 क्या, एक क्वेश्चन है, सपोज दिस इज प्लेन मिरर, डेफिनेटली यू ऑल नो दैट दिस इज नॉर्मल लाइन, suppose incident ray is falling like this and this is your reflected ray। अब इतना ये आप समझ लीजिए कि बार बार इंसिडेंट रे बार बार रिफ्लेक्टेड रे लिखने का कोई मतलब नहीं है। यू ऑल नो डैट दिस इज इंसिडेंट रे एंड दिस इज रिफ्लेक्टेड रे, बार बार लिखने का क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं है, और दिस इज नॉर्मल लाइन।
तो अब आपको समझना पड़ेगा कि नॉर्मल लाइन क्या है, इंसिडेंट रे क्या है और रिफ्लेक्टेड रेज क्या है। इस क्वेश्चन में आपको लिख दे रहा हूँ। इसके बाद अब आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। अब ये दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रेज, क्लियर। दिस रे इज कॉल्ड इंसिडेंट रे, दिस रे इज कॉल्ड इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, दिस इज कॉल्ड नॉर्मल लाइन, दिस इज कॉल्ड प्लेन मिरर ना, दिस इज प्लेन मिरर। इसके प्रीवियस कंडीशन में जिसमें एंगल आई इक्वल टू एंगल आर इक्वल टू 0 हुआ था, वो भी प्लेन मिरर ही था, वो भी क्या था, प्लेन मिरर ही था, क्लियर है। आप इसमें देखेंगे, क्या देखेंगे, ये एंगल आई है, ये एंगल क्या आर है, तो एंगल आई इक्वल टू एंगल आर तो होगा ही होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है सर। एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होगा, कोई डाउट नहीं, नो डाउट, नो, कोई संदेह नहीं। किसके लिए, कौन कौन सरफेस के लिए ये वैलिड होगा, बताया था अभी अभी बताया हूँ, जब आपका इरेगुलर सरफेस बताया तो कौन कौन सरफेस के लिए वैलिड होगा, फिर से लिख दे रहा हूँ। प्लेन मिरर, प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर, पैराबोलिक मिरर, पैराबोलिक प्रॉपर्टी आप जानते ही हैं, क्लियर। सो एंगल आई इक्वल टू एंगल आर व्हेन इट विल वैलिड इन दिस कंडीशन, दिस कंडीशन, दिस कंडीशन। और तीनों कंडीशन के सरफेस के पास, मैं फिर से बता रहा हूँ, बार बार इसके पहले ही बताया था, इन तीनों मिरर के पास, तीनों मिरर के पास दो सरफेस होता है, एक सरफेस, दो सरफेस होता है, एक सरफेस जो पॉलिश्ड होता है और दूसरा सरफेस जिस पर रिफ्लेक्शन होता है, क्लियर है कहानी। तो जो पॉलिश्ड होता है वो हाईली पॉलिश्ड होता है, और जो रिफ्लेक्शन होता है उसके पास एटलीस्ट 2 प्रॉपर्टी होना चाहिए। कौन कौन सा, स्मूथनेस होना चाहिए, सेकंड कौन सा होना चाहिए, शाइनिंग होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सेकंड शाइनिंग होना चाहिए। दो सरफेस है, और ये किसकी प्रॉपर्टी है, रिफ्लेक्टेड सरफेस की, जिस पर रिफ्लेक्शन हो रहा है। ये दिस इज द प्रॉपर्टी फॉर रिफ्लेक्टेड सरफेस ऑन विच रिफ्लेक्शन टेक प्लेस, क्लियर है। और इसके जस्ट नीचे वाला जो होता है वो हाईली पॉलिश्ड होता है। तो तीसरा इसमें मैं लिख देता हूँ, हाईली पॉलिश्ड, हाईली पॉलिश्ड इसकी प्रॉपर्टी होती है। एकदम इसमें ज्ञानी बन जाइए आप लोग, क्लियर। तो ये 3 प्रॉपर्टी। अब इसमें आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, कि और अच्छे से समझ लीजिए, आराम से समझिए, ठीक। तो मैं आपको इस पर एक न्यूमेरिकल्स दूंगा अभी। क्या था, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। इसको एक बार देख लीजिए कि एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होने का क्या मतलब है। ये मतलब इस कंडीशन में एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होगा, और डेफिनेटली अगर एंगल आई इक्वल टू एंगल आर हो गया, सो ऑल 3 मिरर्स, सपोज प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर एंड पैराबोलिक मिरर, follow the law of reflection apply, definitely, no doubt, clear, okay. So angle I equal to angle R, you know that angle I equal to angle R होगा ही होगा इसमें। अब मान के चलिए आपका एक क्वेश्चन है, दिस इज प्लेन मिरर, दिस इज नॉर्मल लाइन, दिस इज इंसिडेंट रे, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे। थोड़ा इसको मैं इधर कर दूं, क्लियर। मान के चलिए ये हो गया 40 डिग्री, ये कितना डिग्री हो गया, 40 डिग्री। पूछा जा रहा है कि एंगल आई कितना होगा, पूछा जा रहा है कि एंगल आर कितना होगा। सपोज ये आपका हो जाएगा θ2, पूछा जा रहा है कि θ2 कितना होगा, क्लियर है। तो आप सपोज दिस इज θ1, सपोज दिस इज θ1। तो कुछ मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, कुछ मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, उसको समझिएगा अच्छे से। इफ दिस इज θ1 कोई दिक्कत नहीं, इफ दिस इज θ2 कोई बात नहीं, एंड यू नो दैट दिस इज आई, दिस इज आर।
I is called angle of incidence, R is called angle of reflection. So how to find R, how to find I, how to find theta 2, how to find theta 1? See, you have 1, 2, 3, 4 unknown quantities. You have theta 1, I, R and theta 2. You have 4 unknown quantities. You have 4 unknown quantities. Keep in mind, you have 4 unknown quantities. No, you have only 3 unknown quantities. How can you say that? Because angle I is equal to angle R. So जो वैल्यू I का होगा वही वैल्यू R का होगा. तो 4 अननोन क्वांटिटी नहीं ना है जी, 3 अननोन क्वांटिटी है. यू हैव ओनली 3 अननोन क्वांटिटी. ओके, so definitely you are saying that you have 4 unknown quantities, theta 1, I, R, theta 2. No, never. This is totally wrong. You have only 3 unknown quantity. How? Because angle I is equal to angle R. तो जब I R के बराबर ही है तो जो I की वैल्यू 20 डिग्री है तो R की वैल्यू 20 डिग्री होगा. तो आप कैसे कह सकते हैं कि आपके पास 4 अननोन क्वांटिटी है? नहीं, यू हैव ओनली 3 अननोन क्वांटिटी, आउट ऑफ विच यू हैव 3 अननोन क्वांटिटी, आउट ऑफ विच मान के चलिए कि 2 अननोन क्वांटिटीज वैल्यू इज गिवन. 2 की वैल्यू दिया है तो तीसरा निकाल सकते हैं. तो आप समझिए कि थीटा 1 की वैल्यू दिया है और थीटा 2 की वैल्यू दिया है, थीटा 2 की वैल्यू दिया है, तो आप आई की वैल्यू निकाल सकते हैं. ठीक है, अब देखिए मैंने क्या बोला, मैंने आपसे क्या बोला कि थीटा 1 आई आर थीटा 2 पहले बोला 4 क्वांटिटी, वो भी गलत है, ये भी क्या है, गलत है. फिर मैंने क्या बोला, यस थीटा 1 बिकॉज ऑफ आई इक्वल टू आर, तो आई आर में से कोई एक ले लिया जाए, और थीटा 2 यू हैव 3 क्वांटिटी. अब देखिए ये कैसे गलत होगा, इसको साबित करना है. अभी तो आप ये समझ रहे हैं कि चलो भाई थीटा 1 आई थीटा 2, आई इसलिए कि आई आर बराबर है, तो इसीलिए दोनों के बदले में हम एक ले लिया. तो अभी आपको 3 दिख रहा है ना, तो 3 अननोन क्वांटिटीज है, 3 में से 2 पता है तो एक निकाल लेंगे ना, यही चीज़ है ना. इसी दिक्कत को हमको दूर करना है, इस दिक्कत को हमको क्या कर देना है, दूर करना है. यहाँ पर देखिए, इसको ध्यान में रखिएगा, कौन सही है, क्यों सही है. सही होगा तो क्यों होगा, गलत होगा तो क्यों होगा. इज देयर 4 अननोन क्वांटिटी? नो, देन व्हाई. इज देयर 3 अननोन क्वांटिटी? यस, देन व्हाई. अगर 3 अननोन क्वांटिटीज है, नहीं है, क्यों नहीं है. 4 अननोन क्वांटिटीज नहीं है, क्यों नहीं है. इसके पीछे का रीजन है. तो इस न्यूमेरिकल्स को जब सॉल्व करेंगे ना, तो हमको पता चल जाएगा कि 3 क्वांटिटीज है, कि 4 क्वांटिटीज है, कि 2 क्वांटिटीज है, कि 1 क्वांटिटीज है. ये है क्या चीज, इसके बारे में हमको पता करना है. क्लियर है. तो इसके बारे में पता करेंगे कि 4 अननोन क्वांटिटीज है, कि 2 अननोन क्वांटिटीज है, कि 3 अननोन क्वांटिटीज है, कि नहीं है. चलिए, लाइट चला गया जिसकी वजह से अंधेरा हो गया. तो यहाँ पर थोड़ा समझ, इस टॉपिक को कंप्लीट कर लीजिए, आधा अधूरा हम नहीं छोड़ते हैं. तो हमको क्या दिक्कत है, हमको ये नहीं दिक्कत है कि 4 होगा कि 3 होगा कि 2. आखिर इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जाएगा. तो एक बात बताइए जरा, आप जानते हैं थीटा 1 और एंगल आई, यहाँ से लेकर के इसकी वैल्यू कितना होगा, 90 डिग्री होगा. थीटा 1 मैंने ये एंगल और ये एंगल मिला के 90 डिग्री होगा, क्योंकि नॉर्मल लाइन है ना जी. तो ये पूरा एंगल कितने डिग्री होगा, 90 डिग्री. तो हम क्या लिख सकते हैं, आई प्लस थीटा 1 इक्वल टू 90 डिग्री. क्लियर. सो आई प्लस थीटा 1 की वैल्यू कितना है, 40 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री. क्लियर. सो आई इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 40 डिग्री. लाइट आ गया संजोग से. सो आई इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, 50 डिग्री. दिस इज द सॉल्यूशन. अब आई इक्वल टू 50 डिग्री हो गया, तो आर इक्वल टू, यू नो डेट सिंस एंगल आई इक्वल टू एंगल आर दैट इज इक्वल टू 50 डिग्री, दैट इज वाई एंगल आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 50 डिग्री. नहीं हो गया. जब थीटा 1 आई और आर की वैल्यू आपको पता ही हो गया, तो देखिएगा सिंस थीटा 1 प्लस आई
प्लस आर प्लस थीटा टू इजकल टू 180 डिग्री। दिख रहा है, विजिबल है सबके लिए? यस, डेफिनेटली इट इज विजिबल। थीटा वन वैल्यू इज 40 डिग्री, थीटा वन वैल्यू इज 40 डिग्री, आई वैल्यू इज 50 डिग्री, आर वैल्यू इज ऑल्सो 50 डिग्री, थीटा टू वी डोंट नो, दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। स्ट्रेट लाइन एंगल, ये पूरा सम कितना होगा? 180 नहीं होगा, होगा ही। तो देखिए ये आपका हो जाएगा 100 140, सो थीटा टू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180 माइनस 140, सो थीटा टू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 140 सॉरी 40 डिग्री। कितना डिग्री हो गया? 40 डिग्री। अब बताइए कितना इंटरेस्टिंग चीज़ आ गया। हम तो बोल रहे थे कि 4 अननोन क्वांटिटी है, तब बोले नहीं 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 आई आर है तो 3 अननोन क्वांटिटीज है। अब देखिए क्या हो गया इसमें, कि जितना थीटा वन की वैल्यू होगा उतना ही थीटा टू की वैल्यू होगा। तो थीटा वन थीटा टू तो इक्वल हो गया ना 40 डिग्री 40 डिग्री, और आई इक्वल है आर के। सो इन पूरी कंडीशन में यू हैव ओनली 2 अननोन क्वांटिटी। कितने हैं? या थीटा वन ले लीजिए या थीटा टू ले लीजिए, फर्स्ट थिंग ये हो गया। दूसरा, या तो एंगल आई ले लीजिए या एंगल आर ले लीजिए। इसमें केवल 2 ही अननोन क्वांटिटीज है। थीटा वन की वैल्यू दिया है तो थीटा टू की वैल्यू होगा वही होगा जो थीटा वन की वैल्यू होगा 40 डिग्री। जो एंगल आई दिया है तो एंगल आई की वैल्यू वही होगा जो एंगल आर की वैल्यू होगा। इसमें कोई सोचना ही नहीं है। क्लियर है? ऐसे इस प्रकार के न्यूमेरिकल्स पूछे जाएंगे कंफ्यूज करने के लिए कि हाउ मेनी अननोन क्वांटिटीज आर देयर इन दिस कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब एक और न्यूमेरिकल्स इस पर बनता है, देखिए लिख लीजिए इसको, उसको उधर से उतार लीजिएगा, इधर समझिए। ओके, एक और एग्जांपल, सपोज दिस इज प्लेन मिरर, दिस इज नॉर्मल लाइन, क्लियर? हियर इट इज इंसिडेंट रे, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ये आपका मान के चलिए 60 डिग्री हो गया। तो हमको आर की वैल्यू निकालना है, थीटा टू की वैल्यू निकालना है, थीटा वन की वैल्यू निकालना है। अब ऐसा मत सोचिएगा कि उसको क्यों थीटा वन, इसको क्यों थीटा टू। किसी को थीटा वन थीटा टू रखिए, कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं, क्योंकि ये आई है। आई कुल कितना दे दिया? 60 डिग्री दे रखा है। तो अब इसमें हमको एंगल आई की वैल्यू 60 डिग्री पता है, तो हम जानते हैं ना भाई एंगल आई इक्वल टू एंगल आर इक्वल टू 60 डिग्री होगा। तो लो एंगल आर इक्वल टू 60 डिग्री हमको निकल गया। अब क्या हम नहीं जानते हैं कि आई प्लस थीटा वन इक्वल टू 90 डिग्री, ये जो एंगल होगा 90 डिग्री होगा ना। ये एंगल आपका कौन सा डिग्री होगा? 90 डिग्री होगा। ये एंगल नहीं होगा, और ये भी एंगल 90 डिग्री का होगा। ठीक है, तो आई की वैल्यू कितना दे दिया? 60 दे रखा है, और थीटा वन इक्वल टू 90 डिग्री। सो थीटा वन इक्वल टू कितना हो जाएगा? 90 माइनस 60, तो थीटा वन इक्वल टू 30 डिग्री। अब थीटा वन 30 डिग्री, देन थीटा टू, सिंस थीटा वन इक्वल टू थीटा टू, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 30 डिग्री। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। अब ये आपका इस प्रकार से न्यूमेरिकल शुरू हो गया। ठीक है, इसके अगले वाले पार्ट 6 में मैं आपको बताऊंगा ऑब्जेक्ट के बारे में, इमेज के बारे में। क्लियर हो गया? तब तक के लिए इसको आराम से लिखिए, और इसी चीज़ को जिसको आप नोट्स बनाइए उसको रिवाइज करिए, 1 से 2 बार रिवाइज करिए। रिवीजन बहुत ज़रूरी है। क्लियर है? ओके।